हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। सो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में हम सब कवर करेंगे, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम के साथ, दैट सेज हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक ऑफ। तो बच्चों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इज डेवलपिंग प्लांट्स इन सेलाइन सॉइल। क्या ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप प्लांट्स को सेलाइन सॉइल में ग्रो कर सकते हैं? सेलाइन सॉइल, आई होप यू नो, ऐसा सॉइल जहां पर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ओके। या फिर ऑप्शन बी, डेवलपिंग प्लांट्स इन वाटर विदाउट सॉइल, यानी कि क्या ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप प्लांट्स को वाटर में ग्रो करते हैं विदाउट यूजिंग सॉइल। या ऑप्शन सी, डेवलपिंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, या सिंपली एक ऐसी टेक्निक जिससे कि आप प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, या ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं, ओके। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक को? दैट वुड बी ऑप्शन सी, राइट। तो यहां पर बोला जा रहा है कि इट डेवलप्स प्लांट्स विदाउट सॉइल, इसीलिए इसको हम सॉइल लेस कल्चर भी कहते थे, राइट। आई होप यू रिमेंबर ना। तो सॉइल लेस कल्चर क्यों कहते थे? बिकॉज यू डोंट रिक्वायर सॉइल फॉर दिस। एंड इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते थे, दैट वॉज सोल्यूशन कल्चर, बिकॉज आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो जिसमें कि प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, राइट। सो यहाँ पर आप जानते हैं कि वो जो सोल्यूशन है ऑब्वियसली उसमें सॉल्ट्स भी डिजोल्व होंगे, तो अकेला वाटर नहीं होगा, राइट। इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत था, बिकॉज डेवलपिंग प्लांट्स इन वाटर, सिर्फ वाटर का होना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वी रिक्वायर सर्टेन मिनरल जो कि आते हैं सॉल्ट से, इसीलिए ऑप्शन बी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2, दैट सेज एन एसेंशियल एलिमेंट इज दैट मिनरल न्यूट्रिएंट विच इज। तो बच्चों, आपको बेसिकली इन दिए हुए ऑप्शंस में से उस फीचर को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट के क्राइटेरिया को बता रहा है। मतलब आपको बताना है कि ऐसा जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो एसेंशियल एलिमेंट कब हो सकता है इन 4 कंडीशंस में से। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोला जा रहा है ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। तो क्या मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि सिर्फ सॉइल से ऑब्टेन होते हैं वही एसेंशियल एलिमेंट है? ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है रिप्लेसेबल। क्या ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि रिप्लेसेबल है, मतलब जिसको कोई दूसरा एलिमेंट उसके फंक्शन को परफॉर्म करके उसको रिप्लेस कर सकता है, क्या वो कहलाता है एसेंशियल एलिमेंट? या ऑप्शन सी, इनडिस्पेंसेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। इनडिस्पेंसेबल मतलब जिसको कि छोड़ा ना जा सके प्लांट की ग्रोथ के लिए, मतलब ऐसा प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड मिनरल न्यूट्रिएंट जिसके बिना प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल ना हो, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी इनडिस्पेंसेबल। या फिर ऑप्शन डी, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म, या फिर एक ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कोई डायरेक्ट रोल ना हो। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो कि एसेंशियल एलिमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है यहाँ पर? दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी, मतलब एक ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। मतलब अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट ना हो प्लांट के अंदर तो उसका रोल कोई दूसरा एलिमेंट परफॉर्म ना कर सके, उसकी डेफिशिएंसी केवल वही एलिमेंट ही फुलफिल कर पाए, ओके। और अगर ना फुलफिल कर पाए तो प्लांट कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करेंगे जिन्हें हम बुलाते हैं हंगर साइंस या फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ओके। सो हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। और अगर आप कंफ्यूज होना है कि ऑप्शन ए से, जिसमें कि आपने क्योंकि यूजुअली पढ़ा है मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट जो हैं वो सॉइल से अब्जॉर्ब होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हैं वो सॉइल से ही मिलते हैं। आई हैड टोल्ड यू वन एक्सेप्शन वाज कार्बन। तो कार्बन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट है, वन ऑफ दो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, राइट। बट वो आपको मिलता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सॉइल से ही मिले। हेंस ऑप्शन ए would not be considered. So option C is correct in this case. तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पर। So हमसे बोला जा रहा है a macronutrient which is an essential part of cell components but is not obtained from the soil.
तो बच्चों बताना है हमें एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि प्लांट के सेल कंपोनेंट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है बट वो सॉइल से ऑब्टेन नहीं होता है। इसके बारे में हमने अपने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी आयरन। तो मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो जो कि प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड रिमेंबर, जो प्लांट न्यूट्रिएंट आपको बाकी मोस्टली तो आपको सॉइल से मिल जाते हैं बट एक ही ऐसा है जो कि सॉइल से नहीं मिलता है, आपको एटमॉस्फेयर से मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस ऑप्शन बी कार्बन वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4 दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपको बताना है दिए हुए इन ऑप्शंस या एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ओके, ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी क्लोरीन। सो याद करने की कोशिश कीजिए अगर आपको याद हो वो सारे एलिमेंट्स। तो अगर आपको बेसिकली ये पता हो कि सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी, तब भी आपका काम बन सकता है, राइट। तो अगर मुझे फाइंड करना है इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, क्योंकि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा वही तो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होगा ना। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने के लिए आई हैड सिंपली टोल्ड यू कि आप उसको याद कर सकते हैं बाय दिस फ्रेज दैट इज चॉन्स पीके कैल्शियम मैग्नीशियम, राइट। तो ये बेसिकली वो 9 एलिमेंट्स हैं जो कि है द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेंशन नजर आ रहा है इन दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कौन सा है वो ऑप्शन? यस, इट इज दिस वन, magnesium. तो magnesium being a macronutrient would not be a micronutrient. Hence, option C would be correct. Please don't get confused with manganese. Manganese एक micronutrient है. Magnesium is a macronutrient. और ये एक essential component है of the chlorophyll molecule क्योंकि उसके head वाला portion का ये central element है मैग्नीशियम। So remember, option C, magnesium would be a macronutrient. तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, that is problem number 5. Which among the following elements is necessary for the biosynthesis of chlorophyll? तो भाई क्लोरोफिल की फॉर्मेशन या फिर बायोसिंथेसिस के लिए आपको कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है? ओके, सो ऑप्शन ए इज मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आयरन। तो बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट था? दैट वाज आयरन। याद है आप सभी को, मैंने बताया भी था आयरन जो है वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब आप यहाँ मैग्नीशियम से कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है, उसके हेड वाले रीजन की जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है ना, उसका सेंट्रल एलिमेंट बनता है। बट उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट था दैट इज गोइंग टू बी आयरन। ओके, हेंस ऑप्शन डी आयरन वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 को, दैट सेज एन एलिमेंट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज। तो भाई नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मतलब नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट उनमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारे। ऑप्शन ए इज मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी मैंगनीज या ऑप्शन डी जिंक। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है? यस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज गोइंग टू बी मॉलिब्डेनम। ओके, तो मॉलिब्डेनम जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ सेवरल एंजाइम जो कि पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन की फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, आपको पता ही है ना नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो अमोनिया में कन्वर्जन होता है इसे हम क्या बुलाते थे? इसे हम बुलाते थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज गोइंग टू बी नाइट्रोजिनेज। ओके, और ये जो नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है ये बेसिकली क्या है? दिस इज एन आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसका कंपोनेंट मॉलिब्डेनम इज प्रेजेंट, इजंट इट? सो ऑल्सो अगर आप देखें सपोज जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन का रिडक्शन होना इनटू नाइट्राइट, ये कैरी आउट होता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड
नाइट्रेट रिडक्टेस, क्योंकि ऑब्वियसली बता ही रहा है कि ये अपने सबस्ट्रेट नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहा है इनटू नाइट्राइट, इजंट इट। तो अगेन ये जो आपको एंजाइम देखने को मिलता है, दिस इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ मॉलिब्डेनम। तो इसका मतलब मॉलिब्डेनम जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ दोज एंजाइम्स, या फिर आप कह सकते हो प्रोटीन्स, जो कि इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, मॉलिब्डेनम। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 पर, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो आपको यहाँ पर बच्चों कुछ पेयर्स दे रखे हैं, आपको इन पेयर्स में से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। चलिए फाइंड करते हैं हमारे फर्स्ट पेयर से। तो पहला जो पेयर है उसमें आयरन को एसोसिएट किया गया है विद एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज। तो एंजाइम कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करने में क्या आयरन का रोल है? यू रिमेंबर कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या होते हैं, जो कि अपने सबस्ट्रेट पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि दे कैरी आउट कार्बोक्सिलेशन, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में क्या आयरन का रोल है? नो। यू रिमेंबर ये फंक्शन कैरी आउट होता था बाय जिंक। इसका मतलब ये पेयर हो गया इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। चलिए देन वी हैव द सेकंड पेयर दैट सेज बोरॉन एसोसिएटेड विद पोलिन जर्मिनेशन। तो पोलिन के जर्मिनेशन से एसोसिएशन जो है वो बोरॉन का क्या सही है? क्या बोरॉन कोई रोल प्ले करता है पोलिन जर्मिनेशन में? येस, डेफिनेटली। यू रिमेंबर बोरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिन जर्मिनेशन, इसीलिए ये तो करेक्टली मैच्ड पेयर है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पेयर पे। देन वी हैव क्लोरीन। अब क्लोरीन को एसोसिएट किया गया है विद द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या क्लोरीन का रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्सिबल रोल है जो कि ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है? नो। जो रोल होता है ऑक्सीजन की सिंथेसिस में वो परफॉर्म होता है बाय एन एलिमेंट कॉल्ड जिंक इटसेल्फ। तो जिंक का रोल ऑक्सीजन सिंथेसिस में है, ना कि क्लोरीन का। तो इसका मतलब ये वाला पेयर भी रॉन्ग है। ओके, देन वी हैव द फोर्थ पेयर जहां पर जिंक को एसोसिएट किया गया है विद द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कैटालेज। तो क्या जिंक जो है एज एन एलिमेंट एक्टिवेट करता है एंजाइम कैटालेज को? आई होप यू रिमेंबर कैटालेज नाम का एंजाइम हमने कहाँ पढ़ा था इन द माइक्रोबॉडी, पेरोक्सीसोम, जो कि क्या करता था? ऑब्वियसली जो कि टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको नॉन टॉक्सिक वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता था। तो ये जो एंजाइम है उसके एक्टिवेशन के लिए यू डू नॉट नीड जिंक, यू रिक्वायर आयरन। ओके, तो इसीलिए ये वाला पेयर भी इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि यहाँ पर जिंक ना होके आयरन होना चाहिए था, तभी ये करेक्ट होता। देन लास्टली वी हैव द फिफ्थ पेयर दैट इज कैल्शियम विद माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। तो भाई क्या कैल्शियम का कोई रोल है माइटोसिस के टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन में? तो डेफिनेटली यस, यू रिमेंबर वेल कि कैल्शियम इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। तो इसका मतलब ये वाला करेक्टली मैच्ड है। तो कौन कौन से यहाँ पर पेयर्स करेक्टली मैच्ड थे? ओनली द सेकंड एंड द फिफ्थ। तो चलिए फाइंड करते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको सेकंड एंड फिफ्थ पेयर को करेक्टली मैच बताया गया है। दैट इज ऑब्वियसली द लास्ट वन। तो ऑप्शन डी हियर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8, जहां हमसे बोला जा रहा है द बेस्ट नोन फंक्शन ऑफ माइक्रो एलिमेंट मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स इज। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर मैंगनीज नाम के माइक्रो एलिमेंट का आपको बेस्ट नोन फंक्शन बताना है, राइट? चलिए, ऑप्शन ए इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन बी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैंगनीज के फंक्शन को आपको डिफाइन कर रहा है? यस, आई होप यू गेस्ड इट। यहाँ पर क्योंकि बात की जा रही है ग्रीन प्लांट्स की, तो ऑब्वियसली मैंगनीज का फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा विथ फोटोसिंथेसिस। याद है सभी को? तो मैंगनीज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट? तो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दौरान। जब आप देखेंगे वाटर स्प्लिट करेगा तो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि हमें प्लांट से मिलती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो वो आती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली, और वो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के लिए जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड है उसका एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट होता है मैंगनीज। तो मैंगनीज अगर नहीं होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कंप्लीट नहीं होगा प्रोटीन वाला, जो कि वाटर की स्प्लिटिंग कॉज कराता था। तो इससे आपको ऑक्सीजन की एवोल्यूशन भी देखने को नहीं मिलेगा। हेंस ऑप्शन ए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वुड बी द करेक्ट बेस्ट नोन फंक्शन जो कि मैंगनीज परफॉर्म करता है इन
दी ग्रीन प्लांट्स, हेंस ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 दैट सेज विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो दिए हुए इन एलिमेंट्स में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत कब होती है भाई? इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बेसिकली एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सपोज अगर ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, से ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 है और यहाँ पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेकेंड है जो कि एम्बेडेड है किसमें? मेम्ब्रेन में। तो सपोज ये आपकी मेम्ब्रेन है लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आपको यहां इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको किस आयन की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी, है किस एलिमेंट की एक सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी पोटेशियम। तो जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वुड बी आयरन, ओके। तो आयरन का सिग्निफिकेंट रोल है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाता है फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर। कैसे? देखिए, आयरन सपोज यहां पर प्रेजेंट है एज फेरिक आयन, ओके। तो यहां पर Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो ये स्पेसिफिक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को यहां से इस कॉम्प्लेक्स से कैरी करके ले जाएगा। देखिए कैसे? तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये आयरन का जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, अपने साथ इसको कैरी करके ले जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा इटसेल्फ इनटू फेरस आयन, ओके। एंड जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिलीज कर देगा इनटू द सेकेंड कॉम्प्लेक्स और वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू द फेरिक आयन। तो आप देख रहे हो ना, एक रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है जहां पर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से लेकर जाता है तो रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली इसको जब दूसरे पे छोड़ देगा तो खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर वापस से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करेगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाया जाता है बाय सेवरल एलिमेंट्स। तो यहां पर आयरन वुड बी प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ दैट सेज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको यहां पर दो कॉलम्स दे रखी हैं, कॉलम 1 एंड 2, जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है एंड फाइंड करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में आपको कुछ उनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो इन एलिमेंट्स को उनके करेक्ट फंक्शन से आप मैच कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए करेक्ट सेट ऑफ आंसर को, ठीक है। तो चलिए, कॉलम 1 का पहला आइटम है बोरॉन। तो बोरॉन का रिलेटेड आपको यहाँ पर कौन सा ऐसा फंक्शन देखने को मिल रहा है जो कि इसको स्पेसिफिकली बोरॉन ही परफॉर्म कर सकता है। तो बोरॉन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका डायरेक्ट रोल है इन पोलन जर्मिनेशन। तो फर्स्ट आइटम इन कॉलम 1 इज मैचिंग विद द डी आइटम इन कॉलम 2। तो फर्स्ट डी से कहाँ मैच हो रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी में एंड सी में। तो इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी यहीं पर कर दीजिए एलिमिनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का क्या रोल है भाई? क्या ये एक्टिवेट करता है रूबिस्को को, या फिर ये कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड्स का और सेल मेम्ब्रेन का, या फिर ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बताइए भाई, आपको बताना है फॉस्फोरस में से किसका पार्ट है। तो आपको पता है फॉस्फोरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए वो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते थे ना। कौन कौन से थे वो? एक पेंटोज शुगर होती थी जैसे कि राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेसिस होते थे, और तीसरा होता था फॉस्फोरिक एसिड या फिर आप फॉस्फेट भी कह सकते हो उसको, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड्स में इंपॉर्टेंट रोल है ना भाई, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं उसका कंपोनेंट है फॉस्फोरस। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन, मैंने बताया ही है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीनेशियस है, जहाँ पर लिपिड वाला कंपोनेंट बेसिकली फॉस्फोलिपिड है, यानी कि ऐसा लिपिड जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट है। तो इसका मतलब फॉस्फेट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो। तो फॉस्फोरस जो है वो कंपोनेंट होगा आपके न्यूक्लिक एसिड्स और सेल मेम्ब्रेन का, इसीलिए सेकंड वाला बी से मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड सिर्फ बी से मैच हो रहा है इन ऑप्शन बी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन वुड बी
इन ऑप्शन बी इटसेल्फ, ऑप्शन सी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिमेनिंग दो जो आपकी मैचिंग्स हैं उनको हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं इस ऑप्शन में। ओके, देन वी हैव जिंक। तो जिंक का इनमें से क्या रोल है भाई? तो जिंक के बारे में मैंने आपको जब बताया था तो मैंने कहा था जिंक उन बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एक तरह से रेगुलेट करते हैं। तो वो एंजाइम जो कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी एक्टिवेशन का जो क्रेडिट है वो जाता है जिंक को। तो इसलिए आप देख सकते हो एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को। तो रूबिस्को बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो कि जिसका नाम देखिए, इसका नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो मतलब राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो है वो बेसिकली एक शुगर है 5 कार्बन वाली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करवा दिया जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर एंजाइम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, और अगर ये उसमें हेल्प कर रहा है इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। सो जिंक का यहाँ पर जो एसोसिएशन होगा दैट वुड बी विद द आइटम ए ऑफ कॉलम सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ए से मैच होना चाहिए जो कि करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली लास्ट वाला है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम के बारे में मैंने पहले भी बताया था, वो एक सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट है ऑफ दी सेवरल एंजाइम जो कि पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। जैसे कि मैंने बताया था आपको अबाउट नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो क्या था? आयरन मॉलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स था। सिमिलरली मैंने बताया था नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था जिसका नाम था नाइट्रेट रिडक्टेज। उसमें भी जो मॉलिब्डेनम है दैट यूज्ड टू बी द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। तो इसका मतलब आपका मॉलिब्डेनम जो है वो सी से मैच करना चाहिए। तो फोर्थ यहाँ सी से मैच भी है, हेंस द ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 पर, दैट सेज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है नाइट्रोजन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जैसे आयंस या फिर एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से डेवलप होने वाले डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको सबसे पहले किन टिश्यूज या ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं प्लांट के अंदर। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सेनेसेंट लीव्स यानी कि वो लीव्स जो कि काफ़ी एज्ड हैं या फिर बहुत ओल्ड लीव्स हैं, ऑप्शन बी बड्स, ऑप्शन सी यंग लीव्स या ऑप्शन डी रूट्स। तो कहाँ पर नज़र आते हैं ऐसे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहली बार? तो बात की जा रही है यहाँ पर नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम की। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आपको पता होगा ये तीन जो एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी मोबाइल एलिमेंट्स, यानी कि दे आर इजीली मोबिलाइज्ड इन द प्लांट बॉडी। मतलब ये आपकी प्लांट बॉडी के अंदर बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। सो सिंस ये तीनों जो हैं दे आर मोबाइल एलिमेंट्स, तो ये मूव किए जा सकते हैं ना। तो देखिए क्या होता है, आपको हमेशा एक सपोज ये ओल्डर ऑर्गन है जो कि प्लांट के नीचे वाला हिस्सा बना रहा है, तो दिस इज एन ओल्डर ऑर्गन, और ये है सपोज एक यंगर ऑर्गन। तो अगर मान लीजिए एक प्लांट के अंदर सपोज एक स्ट्रेस कंडीशन है जहां पर मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो मिनरल की डेफिशिएंसी वाली जो कंडीशन होगी उसमें आप देखोगे कि जो आयंस या फिर जो एलिमेंट्स इजीली मोबिलाइज हो सकते हैं, मतलब जो इजीली मोबाइल एलिमेंट्स हैं, उनका आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा फ्रॉम द ओल्डर ऑर्गन्स टू द यंगर ऑर्गन्स। तो यानी कि वो एलिमेंट जो कि बहुत इजीली मोबाइल हैं, जैसे कि आपके पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये चार जो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं दे आर इजीली मोबाइल, इसीलिए ये ओल्डर ऑर्गन से यंगर ऑर्गन की तरफ मूव कर दिए जाते हैं। तो यहाँ से सप्लाई तोड़ के इनको यंगर ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है। तो इसका मतलब यंगर ऑर्गन को तो मिनरल की सप्लाई मिल रही है मिनरल डेफिशिएंसी वाली कंडीशन के अंदर भी, राइट, बट जो पहुंचा रहा है वो है ओल्डर ऑर्गन। इसलिए जब इसके पास जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट थे ये वाले, वो सब ये दे देगा किसको? यंगर ऑर्गन को। तो मतलब डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको किस में देखने को मिलेंगे? क्योंकि कमी तो इसके पास हो रही है ना, इसके पास तो भरपूर सप्लाई पहुंच रही है, बट ऑर्गन जो कि ओल्डर था उसके पास से वो एलिमेंट्स हटा दिए जा रहे हैं और उसको सप्लाई किए जा रहे हैं यंगर ऑर्गन के पास। तो इसका मतलब ओल्डर ऑर्गन्स में आपको सबसे पहले अपीयर होते हैं द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन मेंशन किया है जो कि ओल्डर है?
एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, सेनेसेंट लीव्स, यानी कि वो लीव जो कि ओल्डर हैं। तो उन लीव से मिनरल न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर दी जाती है टू द यंगर डेवलपिंग बर्ड्स या फिर प्लांट पार्ट्स, और इसीलिए यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले नजर आते हैं। हेंस ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 that says a mineral nutrient is said to cause critical toxicity if it reduces the dry weight of the plant tissue by। तो बच्चों हमको बताना है कि कितने % ड्राई वेट प्लांट का रिड्यूस होने पर हम कह सकते हैं कि एक मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो क्रिटिकल टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 25%। एंड आई नो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मैंने बताया ही था कि मिनरल्स की या बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर क्वांटिटी स्लाइटली एक्सेस हो जाए प्लांट के अंदर तो वो टॉक्सिक हो जाती है। ओके, और टॉक्सिसिटी होने से क्या होता है कि प्लांट का जो ड्राई वेट का अमाउंट है वो रिड्यूस होता है। तो अगर वो अमाउंट 10% से डिक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं कि एक मिनरल न्यूट्रिशन ने प्लांट के अंदर क्रिटिकल टॉक्सिसिटी कॉज की है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि प्लांट वेट के ड्राई वेट की रिडक्शन होने की दैट शुड बी 10%, तभी हम कह सकते हैं कि एक मिनरल न्यूट्रिशन की एक्सेस होने पर एक क्रिटिकल टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है प्लांट के अंदर। ओके, सो हेंस ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 दैट सेज प्लांट रूट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स बाय। तो बच्चों प्लांट रूट्स जो है वो मिनरल्स कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अपहिल ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी डिफ्यूजन या ऑप्शन डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बच्चों आपको बताना है कौन सी प्रोसेस है भाई जिसके थ्रू मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल। यस, यू ऑल नो वेरी वेल, वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव अब्जॉर्प्शन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बुलाते हैं बिकॉज यहाँ पर आयंस का मूवमेंट रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हो तो फिर आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और एनर्जी आती है बाय स्पेंडिंग एटीपीज। तो इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, इसीलिए एक्टिव थी, और ये कहलाती थी अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो इसीलिए आपको याद रखना है ऑप्शन ए अपहिल ट्रांसपोर्ट, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम है, वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 पर दैट सेज अपटेक ऑफ मिनरल आयंस इन दी जाइलम इज कंट्रोल्ड बाय। तो जाइलम के अंदर कौन से मिनरल अब्जॉर्ब होंगे उसको रेगुलेट करने के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमें फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए इज जाइलम वेसल्स, ऑप्शन बी पेरीसाइकिल सेल्स, ऑप्शन सी कॉर्टिकल सेल्स या ऑप्शन डी एंडोडर्मल सेल्स। तो कौन से सेल्स हैं भाई जो रिस्पॉन्सिबल हैं? दैट वुड बी ऑप्शन डी एंडोडर्मल सेल्स। आई होप यू रिमेंबर एंडोडर्मल सेल्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी जब मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा था तब भी बताया था, एंड एज वेल एज इन दिस चैप्टर ऑल्सो मैंने बताया था जब मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं अक्रॉस द रूट तो कैसे एंडोडर्मल सेल्स में प्रेजेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि वैक्सी कोटिंग है सुपरिन मटेरियल की, जो कि इम्परवियस है वाटर के लिए, इजंट इट, मतलब वो वाटर को अपने थ्रू पास नहीं करती है, और इसीलिए वो चेक पॉइंट है जहाँ पर वाटर साथ ही साथ जो अपने साथ मिनरल डिजोल्व करके ला रहा था वो चेक किया जाएगा कि वो आगे मूव कराया जा सकता है या नहीं, राइट। तो देखिए मैं आपको एक पाथवे के थ्रू बता भी देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज माई एंडोडर्मल सेल और ये उसकी सेल वॉल, ठीक है। और इसकी सेल वॉल पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है उनकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे डेपोजिशन ऑफ अ वैक्सी सुपरिन, जिसको कि जो एक स्ट्रिप के फॉर्म में अरेंज्ड है, इसलिए वी कॉल इट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ओके, कौन से लेयर है ये? दिस इज द एंडोडर्मिस, ठीक है। सो एंडोडर्मिस है, ओके। एंड एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली द पेरीसाइकिल लेयर। तो ये है आपकी सपोज द पेरीसाइकिल, एंड फाइनली मैं बाकी के वैस्कुलर टिश्यू ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर जाइलम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एंडोडर्मिस जो है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर है ना, किसकी? कॉर्टेक्स की। तो यहाँ पर आपको कॉर्टिकल सेल्स भी नजर आएंगे जिसको मैं वो जो कि सेवरल लेयर्स का होता है, बट मैं आपको सिंगल एक सेल से रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज दिस इज माई कॉर्टेक्स, तो दिस इज द कॉर्टेक्स, और इसकी भी सेल वॉल लेट्स से आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, ओके। ये सेल वॉल है इसकी, एंड इसके बाहर कॉर्टेक्स के बाहर आपको सबसे आउटरमोस्ट लेयर नजर आती है ऑफ द रूट, दैट इज द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से एक्सटेंड होते हुए नजर आते हैं आपको द रूट है, ठीक है। तो इसकी भी सेल वॉल होगी लाइक दिस,
ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक पाथवे मैंने बना दिया, दिस इज माई एपिडर्मिस और सिंपली दी एपिब्लेमा, ठीक है। ओके, तो वाटर जो है वो सराउंडिंग सॉइल से मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब करेगा अंदर, राइट। तो मिनरल आयन भी अंदर आएंगे और उनकी सपोज एंट्री हो रही है, तो सपोज दिस इज माई फेरिक आयन जो कि अब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट है, और वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर दो पाथवे फॉलो कर सकता है। तो वो हो सकता है कि इन सेल्स के साइटोप्लाज्म से होता हुआ जाए जो कि कनेक्टेड है टू वन अनदर बाय दी प्लाज्मोडेस्माटा, तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे था। और एक पाथवे होता है जब वाटर जो है वो मिनरल्स को डिजोल्व करके अपने साथ जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ जाए या फिर उनकी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस को क्रॉस करता हुआ जाए, तो उस पाथवे को हम बुलाते हैं द एपोप्लास्ट पाथवे। बिकॉज ऐसे पाथवे में जो वाटर है अलॉन्ग विद मिनरल आयंस वो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट यानी कि उसकी जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म वाला हिस्सा है उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट सपोज सेकंड कंडीशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं एपोप्लास्ट पाथवे। तो देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो वाटर का मूवमेंट कैसा होगा। वाटर का मूवमेंट आपको कैसा दिखाई देगा, सपोज वो एंटर कर गया यहाँ पर इनटू द सेल वॉल, ओके। तो सेल वॉल के अंदर ये वाटर जो है वो मिनरल्स को अपने साथ कैरी करके ला रहा है, तो यहाँ पर वो सेल वॉल के थ्रू ही इस एपिडर्मिस से क्रॉस करके पहुंचेगा इनटू द कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल सेल्स सेल वॉल, ठीक है। देन वो फाइनली पहुंचेगा किधर, इनटू द एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के सेल में क्या होगा, देखिए आपको पता है ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये फाइनली पहुंचेंगे किधर, कैस्पेडियन स्ट्रिप के पास या फिर सुबरेन की डेपोजिशन के पास, और सुबरेन पानी को आगे तो जाने नहीं देगा बिकॉज वो वाटर इम्परवियस है। तो वो क्या करेगा, अब ये वाटर को रास्ता नहीं समझ आएगा जाने का, तो एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पर आके ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो पानी है अलॉन्ग विद द मिनरल उनको क्रॉस करना होगा द साइटोप्लाज्म, बिकॉज अब उनके पास आगे तो यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो साइटोप्लाज्म में एंटर करें। तो ये जो वाटर है दिस इज गोइंग टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में एंटर कब करेगा, जब ये क्रॉस करेगा द बैरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि हमने सेल वॉल में तो पानी था ही अलॉन्ग विद मिनरल, अब ये जो मिनरल वाला वाटर है इट हैज़ टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं कि कितना मिनरल आयन जो है या कौन सा मिनरल आयन जो है वो अंदर टेक इन किया जाएगा बाय दीज एंडोडर्मल सेल्स। तो वही स्पेसिफिक मिनरल आयन ही अंदर आएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है, और वो मिनरल आयन अलॉन्ग विद वाटर इनके साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके फाइनली वापस पहुंच जाएंगे टू द सेल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल ऑन द ऑपोजिट साइड, राइट। और उसके बाद आगे के लिए उनके पास रास्ता है कि वो वापस से एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं पेरिसाइकिल में, या फिर वो सिम्प्लास्ट पाथवे से ही सिंपली एंटर कर सकते हैं टू द जाइलम, या फिर वो सेल वॉल के थ्रू भी जा सकते थे। तो आगे का रास्ता भी खुला हुआ है, बट एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा, वो है एंडोडर्मिस, राइट। तो एंडोडर्मिस पे यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेगुलेट हो रहे हैं द एंट्री ऑफ द मिनरल आयंस की कौन सा मिनरल आयन जो है वो जाइलम तक पहुँचेगा, और यही हमसे पूछा गया था। तो एंडोडर्मल सेल्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन जो कि रेगुलेट करते हैं द अपटेक ऑफ मिनरल आयन जो कि पहुँचाए जाएंगे इनटू द जाइलम, ओके। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय। तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान आपका जो अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्राइट में, वो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरी आउट करवाते हैं या उसको फैसिलिटेट करते हैं। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी सूडोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, या ऑप्शन डी सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो कौन से वो बैक्टीरिया का पेयर है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्जन करवाने के लिए, बिकॉज नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और फिर फर्दर नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। किसमें, देखिए कैसे, जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कौन से थे वो बैक्टीरिया, याद है आप सभी को, दैट वर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, राइट। सो हियर ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट।
सो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस जो है वो नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं, वाइल यहाँ जो नाइट्रोबैक्टर लिखा है वो नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो सेकेंड स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन में रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन सी की बात की जाए सूडोमोनास, तो सूडोमोनास आर नॉट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये होते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होता ही नहीं ना, ये तो एलिमिनेट हो जाता। एंड सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस अगेन बोथ आर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो नाइट्रिफिकेशन में इनका कोई रोल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 को, दैट सेज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक माइक्रोब इज। तो भाई हमको बताना है उस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब को जो कि एनारोबिक भी है और फ्री लिविंग भी है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी बिजोरिंकिया, ऑप्शन सी राइजोबियम या ऑप्शन डी रोडोस्पाइरलम। तो भाई अगर बात की जाए अजोटोबैक्टर की, तो अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग तो है बट एनारोबिक नहीं है, इट इज़ एरोबिक, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइट। बट इसीलिए सिंस ये एनारोबिक नहीं है हम इस ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट, ठीक है। देन वी हैव बिजोरिंकिया, तो बिजोरिंकिया भी अगेन इट इज व्हाट, इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग है, बट ये भी एनारोबिक नहीं है, एरोबिक है, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। ऑप्शन सी की बात की जाए राइजोबियम की, तो राइजोबियम इज ओके, अगर हम बात करें नॉर्मली सॉइल में तो ये एज एन एरोबिक बैक्टीरिया काम करता है, बट विद इन अ प्लांट बॉडी ये एनारोबिक कंडीशन में काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बट क्या ये फ्री लिविंग है? येस इट इज फ्री लिविंग, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो सिंस नाइट्रोजन फिक्सेशन करानी है तो ये फ्री लिविंग नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इट हैज़ टू बी सिम्बायोटिक, तो मतलब वो फ्री लिविंग नहीं हो सकता, इसलिए राइजोबियम भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ रोडोस्पाइरलम, तो रोडोस्पाइरलम इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, हेंस ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 दैट सेज द माइक्रोब फ्रैंकिया फिक्सेस नाइट्रोजन थ्रू सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ। तो बच्चों आपको बताना है कि फ्रैंकिया नाम का जो माइक्रोब है वो इनमें से किस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए गार्डन पी, ऑप्शन बी स्वीट पी, ऑप्शन सी एलनस या ऑप्शन डी अल्फा अल्फा। तो आपको मैंने बताया भी था बच्चों, जो फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है विद अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब जो नॉन लेग्यूम हो, लेग्यूम नहीं हो, इजंट इट। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि लेग्यूम नहीं है? यू नो वेरी वेल, गार्डन पी एंड स्वीट पी आर लेग्यूम्स, इवन अल्फा अल्फा इज अ लेग्यूम, इसका मतलब एलनस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो एलनस इज दैट प्लांट जिसके साथ फ्रैंकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 पर, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरीड आउट इन दी लेग्यूमिनस प्लांट्स इज इनकरेक्ट। तो भाई बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस लेग्यूमिनस प्लांट्स में कैरी आउट होती है उससे रिलेटेड आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए की बात की जाए, रूट नोड्यूल्स एक्ट एज साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स यानी कि मास ऑफ आपको सेल्स देखने को मिलता है, क्या उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है? येस, रूट नोड्यूल्स वही साइट्स हैं जहां पर एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट, बिकॉज वी हैड टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके चलिए, देन वी हैव ऑप्शन बी, द एंजाइम nitrogenase catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. That's true. You know very well. यहाँ पर जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है वही कन्वर्जन करवाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की अमोनिया में। परफेक्टली करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होने की वजह से कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी, नाइट्रोजनेज इज इनसेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो नाइट्रोजनेज नाम का जो एंजाइम है वो इनसेंसिटिव होता है टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज नाइट्रोजनेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्स कर पाता है। ओके, मतलब अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी इस एंजाइम के तो ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन कैरी आउट नहीं कर पाता है, बिकॉज ये नाइट्रोजनेज एंजाइम ही इनएक्टिव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का होना एक तरह से इसके लिए पॉइजन की तरह काम करता है, राइट। सो नाइट्रोजनेज एंजाइम इज वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
बट यहाँ लिखा है इनसेंसिटिव, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई द रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही हमको करनी थी फाइंड, राइट। तो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द करेक्ट वन। अगर बात की जाए ऑप्शन डी की, तो उसमें बोला गया है लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजेस ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर। तो लेग हीमोग्लोबिन जो कि आता है फ्रॉम द वर्ड लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन नाम की ये एक पिगमेंट है जो कि आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में देखने को मिलती है, जो कि पिंकिश कलर प्रोवाइड करती है टू दोज नोड्यूल्स, ओके। और इसकी प्रेजेंस की वजह से ही ये जो हीमोग्लोबिन या लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन है ना, ये एनवायरनमेंट से क्या करती है, मतलब उस रूट नोड्यूल के अंदर ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर लेती है, मीन्स उससे बाइंड करके रखती है। तो क्या होगा, उस रूट नोड्यूल के सेल्स के अंदर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, और अगर वो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो नाइट्रोजनेज अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर देता है, रिमूव कर देता है फ्रॉम दो सेल्स जो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम को पोजेस कर रहे हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स करेक्ट है, इसलिए इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। सो द ऑप्शन विच इज फाइनली करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 19, दैट सेज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बनने वाला पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था नाइट्रोजनेज। तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता था, रिकॉल कीजिए। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी नाइट्राइट्स या ऑप्शन डी नाइट्रेट्स। तो कौन सा है इनमें से वो प्रोडक्ट जो कि नाइट्रोजनेज फॉर्म करता है बाय फिक्सिंग योर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट वाज अमोनिया। इसीलिए अमोनिया जो है इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बनता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 20, दैट सेज व्हाट डज द रिएक्शन गिवन बिलो रिप्रेजेंट। तो दी हुई एक रिएक्शन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें नाइट्रोजन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 हाइड्रोजन आयंस के साथ 16 एटीपीज के एक्सपेंडिंग के बाद रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 16 एटीपीज जो है वो ब्रेक करके 16 एडीपीज और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या बुलाएंगे। तो ऑप्शन ए इज अमोनिफिकेशन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी नाइट्रिफिकेशन या ऑप्शन डी रिडक्टिव एमिनेशन। तो बच्चों आप समझिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी उसको फिक्स किया गया है ना इनटू अमोनिया, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बुलाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बना है अमोनिया, तो कहीं ये अमोनिफिकेशन तो नहीं है। तो अमोनिफिकेशन नहीं हो सकता है बिकॉज अमोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक डिग्रेडेशन प्रोसेस है, वो तब होती है उसमें भी अमोनिया बनता है बट वो अलग तरीके से। कैसे बनता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसके जो प्रोटीन्स होंगे वो ब्रेक होंगे, तो प्रोटीन्स टूटेंगे किसमें, अमाइनो एसिड्स में, और उन अमीनो एसिड्स से के फर्दर ब्रेकडाउन से अमोनिया रिलीज होती है। ओके तो वो भी कैरी आउट होती है बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, और वो अमोनिफिकेशन की प्रोसेस अलग है क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन से अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उनके डिग्रेडेशन से। बट यहाँ पर नाइट्रोजन को बेसिकली कन्वर्ट किया गया है इनटू यूजेबल फॉर्म दैट इज अमोनिया बाय द प्लांट्स, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेंस ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 21, दैट सेज हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए कितने एटीपीज आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन सी 16। तो इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने वो रिएक्शन देखी थी जिसमें कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था, कितने एटीपीज रिक्वायर्ड थे, क्या थी वो रिएक्शन, याद कीजिए। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही थी 8 हाइड्रोजन आयंस के साथ एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, प्लस हाउ मेनी एटीपीज, 16 एटीपीज, राइट। और इससे क्या हो रहा था, इससे बन रहा था 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 16 एडीपीज एंड 16 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहे थे। ये रिएक्शन थी ना वो, ठीक है। तो देखो बेटा 16 एटीपीज की रिक्वायरमेंट है टू फॉर्म 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए 16 एटीपीज रिक्वायर्ड है। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कितने एटीपीज रिक्वायर्ड होंगे, 8 नॉट 16, रिमेंबर। तो 2 के लिए अगर 16 है तो
एक के लिए होंगे 8, तो इसका मतलब 8 ATPs रिक्वायर्ड होंगे टू फॉर्म 1 अमोनिया मॉलिक्यूल। याद रखिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। हेंस ऑप्शन बी 8 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 22। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बच्चों बेसिकली आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको फाइंड करनी है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट्स को किस सेट को आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए एक एक करके पहले सारी स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारी, अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम रिक्वायर्स एरोबिक कंडीशंस। तो क्या नाइट्रोजनेज एंजाइम के जरिए जो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है या सिंथेसिस होता है, उसके लिए आपको एरोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं? नो ना, यू रिमेंबर वेरी वेल, नाइट्रोजनेज नाम का जो एंजाइम है वो केवल और केवल एनारोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्स करके अमोनिया बना सकता है। अगर उसको ज़रा भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नज़र आती है अपने एनवायरनमेंट में, तो वो इनएक्टिव हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब इट वर्क्स अंडर ओनली दी एनारोबिक कंडीशंस। तो इसको एरोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट तो होगी नहीं ना, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन फ्री है, ओके। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए नाइट्रोजनेज को, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट दैट सेज बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट कैन फिक्स नाइट्रोजन एज सिम्बायोन्ट्स। भले ही ये दो जो बैक्टीरिया है दैट इज राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये सॉइल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो ये फ्री लिविंग स्टेट में है, बट अगर ये सिम्बायोन्ट की तरह यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं तो दे कैन नाइट्रोजन दे कैन कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दैट्स अ परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, ये परफेक्टली करेक्ट है। देखिए दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल में तो प्रेजेंट है, ठीक है, और एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव भी कर लेते हैं, बट जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं तब ये एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट कर सकते हैं। राइजोबियम फॉर एग्जांपल सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन फॉर्म करता है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कौन सा है वो प्लांट? फॉर एग्जांपल एनलस, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों भले ही सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे तो ये नाइट्रोजन वहाँ फिक्स नहीं कर पा रहे थे एरोबिक कंडीशन में, बट अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के साथ तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करते हैं, ठीक है। हेंस ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। चलिए देखते हैं थर्ड वन। सम प्लांट्स कैन एसिमिलेट अमोनियम आयंस बट देयर एक्यूमुलेशन इन प्लांट्स इज क्वाइट टॉक्सिक। करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अमोनियम आयन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल, बट अमोनियम आयन का ज़्यादा एक्यूमुलेशन प्लांट के अंदर पॉसिबल नहीं है बिकॉज अमोनियम आयन इज टॉक्सिक, इसीलिए इसको हाल कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अमाइनो एसिड्स, राइट। ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ वन, अमोनिया सिंथेसिस बाय द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम डज नॉट रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी इनपुट। सो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यू रिमेंबर अमोनिया सिंथेसिस की जो प्रोसेस थी नाइट्रोजनेज के थ्रू, उसके लिए क्या ज़्यादा हाई एनर्जी इनपुट नहीं रिक्वायर्ड होती, मतलब आपको ज़्यादा एटीपी स्पेंड नहीं करने पड़ते हैं? नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें, वो रिकॉल करने की कोशिश करें उस रिएक्शन को, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था पिछले ही क्वेश्चन में कि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए ये रिक्वायर 8 ATP, जो कि बहुत ह्यूज वैल्यू है, राइट, फॉर वन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। तो बहुत एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये, इसीलिए यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है इट डज नॉट रिक्वायर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ओके। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई भाई? ओनली द सेकंड एंड द थर्ड वन। तो सेकंड एंड थर्ड किस ऑप्शन में सही बताई जा रही है भाई? ओनली ऑप्शन सी में, दैट मीन्स ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 23 दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय रिएक्टिंग अमोनियम आयंस विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सो बच्चों, हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके अकॉर्डिंग अमोनियम आयंस जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो आपको एक अमाइनो एसिड फॉर्म होता हुआ नजर आएगा जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव एमिनेशन, ऑप्शन बी रिडक्टिव एमिनेशन, ऑप्शन सी ट्रांस एमिनेशन या ऑप्शन डी अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको याद होगा मेरा टॉपिक फ्रॉम माय कॉन्सेप्ट एड ऑन, जहाँ पर मैंने आपको बताया था द फेट ऑफ अमोनिया। तो आई हैड टॉट यू कि जो अमोनिया बनता है आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स, जो कि बनती है बाय द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम, राइट। सो वो अमोनिया प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनियम आयन बाय बीइंग प्रोटोनेटेड। एक प्रोटॉन का एडिशन अमोनिया में अमोनियम आयन फॉर्म करता है। अब ये अमोनियम आयन प्लांट की बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है बिकॉज प्लांट की बॉडी में ये टॉक्सिक
होता है, राइट। तो इसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन की मैंने आपको 2 मैकेनिज्म्स बताए थे। अब उनमें से एक मैकेनिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जा रही है। सो एक मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता था, याद है आप सभी को, जहाँ पर अमोनियम आयन एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, राइट, और फॉर्म होता है एक अमाइनो एसिड का, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए यू ऑल्सो नीड अ हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन आता था फ्रॉम NADPH। तो NADPH अपना हाइड्रोजन इस रिएक्शन के दौरान दे देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADP, राइट। तो ये जो रिएक्शन है उसी का यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग अमोनियम आयन तो रिएक्ट कर ही रहा है ना, और किस ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। ओके, सो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड नाम का ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, जहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया गया है इस रिएक्शन के लिए और ये NADP में कन्वर्ट हो गया है, और फॉर्मेशन हुआ एक अमाइनो एसिड का जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। एंड वेरी ऑब्वियस वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट इन दिस केस एज वेल। ठीक है, तो देखिए इस एंटायर रिएक्शन में आपने क्या देखा, आपने देखा कि सबसे पहले तो ये जो कीटो ग्रुप है, ओके, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक एसिड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था, उसका रिप्लेसमेंट हुआ विद दी अमाइनो ग्रुप। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक एसिड का कन्वर्जन होना है अमाइनो एसिड में, मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें कि अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ऑर्गेनिक एसिड में जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप होगा उसका रिमूवल होगा और एडिशन होगा अमाइनो ग्रुप का, और इसी को हम कहते हैं एमिनेशन। ओके, तो एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड एमिनेशन, इजंट इट। एंड इस रिएक्शन के दौरान एक हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस टाइप की मैकेनिज्म ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मेशन को हम कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस वुड बी ऑप्शन बी, रिडक्टिव एमिनेशन। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 24 दैट सेज येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड। तो भाई क्लोरोफिल के लॉस होने की वजह से जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो इस सिम्टम को हम क्या बुलाते हैं। सो ऑप्शन ए नेक्रोसिस, ऑप्शन बी फ्लोरोसिस, ऑप्शन सी क्लोरोसिस, या ऑप्शन डी एपोप्टोसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी, आई नो दैट्स अ वेरी इजी वन, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी क्लोरोसिस, क्योंकि क्लोरोफिल का ही यहाँ पर डिग्रेडेशन हो गया। हेंस अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो वो ग्रीन कलर लीफ के पास नहीं प्रेजेंट होगा ना, इसका मतलब लीफ अपीयर करेंगी या तो पेल येलो कलर में या फिर येलोइंग आपको डार्क येलो कलर की देखने को मिलती है। हेंस वी कॉल इट द येलोइंग ऑफ लीव्स। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इफ प्रेजेंट इन डेफिशिएंट अमाउंट लीड्स टू नेक्रोसिस। तो भाई आपको कुछ सेट ऑफ न्यूट्रिएंट दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेट ऑफ न्यूट्रिएंट ऐसा है जिनकी डेफिशिएंसी से आपको नेक्रोसिस नाम की प्रोसेस या जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो देखने को मिलेगा। अब नेक्रोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सडन डेथ होती है ऑफ अ प्लांट टिश्यू, ओके, यूजुअली लीव्स में देखी जाती हैं। तो ये किन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलती है, तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ पर नेक्रोसिस में सडन डेथ हुई है तो क्या, क्यों, कैसे, मगर हुआ हमको कुछ नहीं पता ना, तो यही इसकी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी को याद करने की ट्रिक भी थी, राइट। तो वो क्या, क्यों, कैसे, मगर से कैल्शियम, क्यों से कॉपर, कैसे से पोटेशियम एंड मगर से मैग्नीशियम, ये 4 एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट जिनकी डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस होता है। हेंस यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 दैट सेज द टर्म गिवन टू द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सेल्स इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि दी हुए इन टर्म्स में से कौन सा टर्म ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट करता है आयंस का सेल के अंदर इनवर्ड मूवमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए फ्लक्स, ऑप्शन बी ई फ्लक्स, ऑप्शन बी इनफ्लक्स, या ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो बच्चों मैंने आपको बताया ही था कि जो मिनरल आयंस का मूवमेंट होता है विद इन अ प्लांट बॉडी वो कहलाता है फ्लक्स।
ओके तो अगर ये फ्लक्स जो है वो सेल के अंदर हो रहा है तो हम उसे बुला देते इनफ्लक्स, राइट। हेंस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन, बिकॉज यहाँ यही पूछा जा रहा है इनवर्ड मूवमेंट। तो अगर मूवमेंट इनवर्ड्स हो रहा है इनटू द सेल देन वी कॉल इट इनफ्लक्स, अगर ये बाहर होता तो वी कॉल इट ई फ्लक्स। ओके सो हेंस ऑप्शन सी इनफ्लक्स वुड बी द करेक्ट वन। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 27 दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कैरीज आउट डीनाइट्रिफिकेशन। तो भाई आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज बैसिलस, ऑप्शन बी थायोबैसिलस, ऑप्शन सी नाइट्रोकोकस एंड ऑप्शन डी नाइट्रोबैक्टर। सो दैट्स एन इजी वन, राइट। आपको पता है डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रेट्स का वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, मतलब एक तरह से रिडक्शन ही हो रहा है, राइट। तो उसको कैरी आउट करने वाले जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया थे उनके एग्जांपल्स में आपने लर्न किया था थायोबैसिलस एंड सूडोमोनास, और इनके नाम भी अगर आप देखेंगे तो वन इज थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। तो डीनाइट्रिफिकेंस इंडिकेट कर रहा है कि डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हैं, हेंस ऑप्शन बी थायोबैसिलस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट। और अगर बात की जाए नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर की, यू नो वेरी वेल कि नाइट्रोकोकस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन, राइट। और नाइट्रिफिकेशन में भी किसके लिए, अमोनिया से नाइट्राइट के कन्वर्जन में, ओके और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट से नाइट्रेट के कन्वर्जन में हेल्प करता है, ठीक है। सो बट हमसे बात की जा रही है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की या डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया की, हेंस ऑप्शन बी थायोबैसिलस वुड बी द करेक्ट वन। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 28 दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड्स मेथियोनिन एंड सिस्टीन। तो बच्चों मेथियोनिन और सिस्टीन नाम के अमाइनो एसिड्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आपको इनमें से कौन सा एलिमेंट नजर आता है। सो ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी बोरॉन या ऑप्शन डी क्लोरीन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी, आई होप एंड आई गेस आप सभी को इसका आंसर पता होगा, मेथियोनिन एंड सिस्टीन नाम के जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर गोइंग टू पोजेस सल्फर। ओके तो सल्फर इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट जो कि इन दो अमाइनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो रिमेंबर सल्फर वुड बी द वन जो कि मेथियोनिन और सिस्टीन में प्रेजेंट होता है, हेंस ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 29 के साथ दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन ओनली मैक्रो एलिमेंट्स। तो बच्चों आपको बताना है बेसिकली इन सेट ऑफ ऑप्शंस में जो आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर सिर्फ मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ओके तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड कार्बन। तो आई होप आप सभी को याद होगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको याद करने के लिए मैंने आपको बोला था सिंपली लर्न देम बाय जॉन्स पीके कैल्शियम मैग्नीशियम, राइट। सिंपली ऐसे याद करिए। तो यही वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। ओके तो अगर किसी सेट में ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बन की बात की जाए तो दे आर मैक्रो, बट बोरॉन इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट, ठीक है। देन वी हैव आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की बात की जाए तो दे ऑल आर इन द मैक्रो एलिमेंट लिस्ट, बट व्हेन वी टॉक ऑफ आयरन इट इज अ माइक्रो वन, इसीलिए कर दीजिए इसको भी एलिमिनेट। देन वी हैव नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑल ऑफ देम आर मैक्रो। इसका मतलब यही है वो करेक्ट ऑप्शन जो हमें फाइंड करना था। देन अगर बात करें क्लोरीन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर की तो यू नो क्लोरीन जो है इट इज अ माइक्रो वन, नॉट अ मैक्रो। ओके सो बाकी के तीन जो हैं दे आर ऑल मैक्रो, बट सिंस ये प्रेजेंट है एक माइक्रो तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हुआ, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है इन दिस केस। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 30 को दैट सेज इन सोयाबीन the fixed nitrogen are exported from the root nodules along the transpiration stream as। तो बच्चों सोयाबीन के प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स होती है वो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल के अलोंग जो वाटर ट्रैवल कर रहा होता है उसके साथ ट्रैवल करती है। तो वो पूछा जा रहा है कि वो रूट नोड्यूल से जब वो ट्रैवल कर रही होती है टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अलोंग दैट ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम तो वो किस फॉर्म में एक्सपोर्ट होती है। सो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए अमोनियम आयंस, ऑप्शन बी नाइट्रेट आयंस, ऑप्शन सी यूराइड्स या ऑप्शन डी नाइट्राइड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑब्वियसली यूराइड्स। तो मैंने आपको बताया था यूराइड्स के फॉर्म में सोयाबीन जैसे प्लांट्स में जो आपकी फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो ट्रैवल करती है अलॉन्ग द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। सो ऑप्शन सी यूराइड्स इज करेक्ट। ओके तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का सेशन
ऑन द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन होता है फिनिश। आई होप आज के सेशन में डिस्कस किए सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्न फ्री है पर बेस्ट है।